जो तेज आंधियों का झोंका है उसको किसने रोका है। अरे कायरों के लिए जो मुश्किल है वीरों के लिए वही मौका है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म में और हमारे टारगेट सेमेस्टर चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से क्या तात्पर्य है? देखिए, जब बिजनेसेस रन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेसेस को रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर बिजनेसेस को रेगुलेट ना किया जाए तो मनमानी ढंग से बिजनेस चलाने लगेगा इंसान, और उस पर अगर कानून न लगाया जाए तो कहीं ना कहीं गलतियां होने लगेंगी हमारे बिजनेस में, और इन गलतियों को न होने दिया जाए, इन गलतियों को रोका जाए। इसीलिए बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड एक्ट्स बनाए गए हैं, और उसमें से कुछ रूल्स को, कुछ रेगुलेशंस को और कुछ लॉज को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इन सारी चीजों को आज हम पढ़ेंगे इन लेक्चर में, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और इससे पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लॉ किसे कहते हैं और लॉ आया क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर रीड करते हैं एक बार इंट्रोडक्शन से। मैन हैज राइटली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल एनिमल। इंसान को हमेशा से एक सामाजिक प्राणी, एक सामाजिक जंतु के रूप में जाना गया है। एज अ सोशल बीइंग ही कम्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस। इफ हिज कंडक्ट टुवर्ड्स फेलो बीइंग इज इंजूरियस, it must be regulated. For example, if he beats another person or takes away his property, the state in that case will protect the life and property of the victim. यानी इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इंसान एक सामाजिक जंतु है, और जो इंसान समाज में रहता है वो समाज से हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। कभी समाज में वो कुछ गलतियां करता है, कभी समाज में कुछ अच्छाइयां करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप साधारण रूप से सड़क पे चल रहे थे, आपने एक इंसान को देखा, उस इंसान को देखते ही आपने एक थप्पड़ खींच के मार दिया। जब आपने उस इंसान को एक थप्पड़ खींच के मारा तो उस इंसान को एक राइट मिलना चाहिए ताकि वो आपसे इस थप्पड़ का बदला ले सके, और वो राइट कौन देता है? हमारे देश में हमारे देश का कानून। ठीक है, तो इसीलिए लॉ का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लॉ रहता है तो हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर, हमारी सोसाइटी में मेंटेन रहता है। The state has to regulate the conduct of its people. This is done by the state by making rules and enforcing them. The rules are called law. यानी स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो नए नए कानून बनाए, वो नए नए नियम बनाए, और उन नियम, उन कानून के दायरे के अंदर ही हमारे समाज के लोग काम करें, तभी हमारे देश की और हमारे समाज की उन्नति हो सकती है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज अ लॉ। लॉ शब्द है क्या? तो एक साहब है जिनका नाम है सैलमॉन्ट। सैलमॉन्ट साहब के अनुसार लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी लॉ एक प्रिंसिपल्स की बॉडी है, सिद्धांतों का एक बॉडी है, जो जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको अप्लाई किया जाता है, ताकि हमारे देश में, हमारे स्टेट में जस्टिस का सही से प्रशासन हो सके, यानी न्याय का सही से प्रशासन हो सके, हर इंसान को न्याय मिल सके, हर इंसान को जस्टिस मिल सके। इसीलिए लॉ की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू सैलमॉन्ट। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सोवन। यानी ऑस्टिन साहब के अनुसार एक कानून जो होता है, एक नियम होता है, उस नियम के हिसाब से हम इंसान के कॉन्डक्ट को, इंसान के बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं और समाज में लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। Thus in simple words, law means rules and principles framed and enforced by the state to regulate the conduct of its people so as to maintain the peace and order in society. For example, Indian Penal Code by Section 302 provides punishment for murder. Any person who commits murder will be tried for the offense of murder by a court of law. And if he is found guilty of committing murder, he shall be punishable with death or imprisonment for the life
and shall also be liable to fine। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में यदि कोई भी कानून बनाया जाता है तो कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि गुनहगार को सजा मिले और जिस इंसान के साथ गुनाह किया गया है उसको न्याय मिले। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में एक कानून है IPC, इसको फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, जिसको आप लोग अक्सर देखते होंगे मूवीज में कि IPC की धारा 302 के तहत, IPC की धारा 420 के तहत आपको सजा सुनाई जाती है। वैसे ही धारा 302 की बात करें तो धारा 302 ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान किसी इंसान की मर्डर करने की कोशिश करता है या फिर उसको मर्डर कर देता है तो उसको आजीवन कारावास हो सकता है या फिर उसको फांसी की सजा हो सकती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्यों बनाई गई हैं? ताकि हमारे देश में क्राइम का प्रमोशन न हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने खून कर दिया एक बार और आपने देख लिया कि मुझे 20 साल की सजा हुई है, फिर आप दोबारा खून करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आपने 20 साल की सजा काटी है। या फिर आपने किसी दूसरे इंसान को देखा है जिसने कत्ल किया और वो 20 साल की सजा काटा या फिर वो फांसी के फंदे पे चढ़ गया, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर पैदा करने के लिए किसी अपराध को करने से भी कानून बनाया जाता है। ठीक है, just as law is necessary to regulate the conduct of the people in society, so also business law is necessary to regulate the conduct of people doing business। जैसे लोगों के व्यवहार को, समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए हमको लॉ की आवश्यकता पड़ती है, क्रिमिनल लॉ की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही जो बिजनेसेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमको बिजनेस लॉज की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, business law is that branch of law which is applied to merchants or people doing business to regulate their rights and obligations arising out of promises made by them। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं और उसके कुछ वादे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने आपको सामान बेचा और हमने ये वादा किया कि आपको जो सामान बेचा गया है उसकी गारंटी है 2 साल की, 2 साल के नीचे वो सामान खराब नहीं होगा। अब 2 साल के नीचे वो सामान खराब हो गया और आप हमारे पास आए और हम उस सामान को लेने से, वापस करने से इनकार कर रहे हैं, यानी हम अपने वादे से मुकर रहे हैं। अब ऐसा ना हो, कोई इंसान अपने अधिकार से, अपने वादे से, अपनी जिम्मेदारियों से ना मुकरे कोई बिजनेसमैन, इसीलिए बिजनेस लॉज की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल मिल एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ कॉटन on the first day of every month for the whole year। If say no on 1st January the supplier refuses to supply the cotton, the manager may be compelled to close down his mill in the absence of cotton। For example, एक मैनेजर ने एक इंसान से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको हर महीने की पहली तारीख को कॉटन सप्लाई करूंगा। एक इंसान ने मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉटन मिल का मैनेजर है, और उससे कहा कि हर महीने की पहली तारीख को, इस पूरे साल में हर महीने की पहली तारीख को मैं आपको कॉटन डिलीवर करूंगा। लेकिन वो इंसान कुछ दिनों के बाद अपनी बात से मुकर जाता है। जब इंसान अपनी बात से मुकर जाएगा तो क्या मैनेजर अपना बिजनेस आगे कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बिजनेस लॉज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि इंसान एक बार वादा करके, अपनी जिम्मेदारी करके, और जिम्मेदारी को निभाने से, वादे को निभाने से मुकर जाए और सामने वाले इंसान का नुकसान हो जाए। अब इसीलिए बिजनेस लॉज की आवश्यकता पड़ती है, बिजनेस को रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus he may suffer heavy losses। Business law will help the manager by compelling the supplier to supply the cotton or pay damages। A contract creates right in favor of the buyer to get supply of goods or recover damages from the seller and imposes the obligation on the seller to supply the goods or pay damages। It also imposes obligation on the buyer to pay the price and creates a right in favor of the seller to receive the price। यानी अगर हम बिजनेस लॉज की बात करें, अगर बिजनेस लॉज रहेंगे तो जो इंसान वादा किया है कि मैं आपको हर महीने की पहली तारीख को कॉटन सप्लाई करूंगा, अगर वो नहीं सप्लाई करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस सामने वाले इंसान का कंपनसेशन करे। अगर उसको 1 लाख का नुकसान हो रहा है तो 1 लाख के नुकसान की कंपनसेशन भी करने की जिम्मेदारी हमारी है, अगर हम अपने वादे से मुकरते हैं।
अगर ये कानून ना होते तो शायद हमारे देश में जो बिजनेस आज रेगुलेट हो पा रहे हैं, जो बिजनेसेस ऑपरेट हो रहे हैं, वो मनमानी ढंग से चलते और हमारे देश में कभी भी कोई भी दुकानदार कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले सोचता नहीं कि इस ट्रांजैक्शन का अंजाम क्या होगा, बस वो ट्रांजैक्शन कर देता और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने ऑब्लिगेशंस को नहीं समझता। जैसे यदि हम बात करें, आपने एक मूवी देखा होगा, मूवी का नाम था मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की मूवी है। उसमें आपने देखा होगा कि एक दुकानदार होता है जो चावल में, दाल में कंकड़ मिला के बेचता है। जनता की मजबूरी होती है क्योंकि वही एक दुकानदार होता है जो पूरे गांव में सामान बेचता है, इसलिए गांव भर के सभी लोग वहीं से सामान लेके जाते हैं। अगर उनके पास ये मजबूरी ना होती तो कहीं और से जाके सामान खरीद लेते। दूसरा कारण ये भी था उसमें कि कहीं ना कहीं हमारे देश की गवर्नमेंट उसमें कोई ऐसा कानून नहीं बनाई थी जिससे उस दुकान को रेगुलेट किया जा सके, उस दुकान को, ये जो एडल्ट्रेशन के काम में अभी इन्वॉल्व थी, उसको खत्म किया जा सके। इसीलिए बिजनेस लॉज की आवश्यकता पड़ती है और समय समय पे अलग अलग एक्ट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ। मर्केंटाइल लॉ कहो या बिजनेस लॉ कहो या कमर्शियल लॉ कहो, बात एक ही है। दिस थ्री टर्म्स आर सिनोनिमस and as such are used interchangeably. The word business is very wide, which covers the trade, commerce and industry. Thus, business law means law regulating the rights and obligations of people doing business or engaged in trade or commerce. यानी आप बिजनेस लॉ कहें, कमर्शियल लॉ कहें या मर्केंटाइल लॉ कहें, बात एक ही है। बिजनेस लॉ यानी ऐसे कानून जो बनाए गए हैं बिजनेसमैन के रूल्स को, बिजनेसमैन के राइट्स को, ऑब्लिगेशंस को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेफगार्ड करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि आपके पास जो भी अधिकार हैं, आपके पास जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनको आप सही से अप्लाई करें। देखिए बिजनेस लॉ सबके लिए नहीं होता है। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिजनेस लॉ उसी इंसान के लिए होता है जो कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए बिजनेस लॉ है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए बिजनेस लॉ है, अगर कोई होलसेलर है तो उसके लिए बिजनेस लॉ है, अगर कोई रिटेलर है तो उसके लिए बिजनेस लॉ है, लेकिन कंज्यूमर के लिए बिजनेस लॉ नहीं है। ठीक है, बिजनेस लॉ हमेशा बिजनेसमैन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सोर्सेज क्या है, मतलब किस किस स्रोत से बिजनेस लॉ को बनाया गया है? सोर्सेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ। फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। जैसा कि आपको पता होगा कि काफी लंबे अरसे से हमारा भारत ब्रिटानी हुकूमत का गुलाम हुआ करता था, लेकिन बस कुछ ही दिन हुए, आपने इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया होगा और आपने याद किया होगा उस आज़ादी के दिन को जब हमारा देश इन अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। तो जब ब्रिटिश लॉ के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर हमारा देश था, तो कहीं ना कहीं उस समय ब्रिटिश रूल्स और ब्रिटिश के लॉज और एक्ट्स ही एप्लीकेबल थे। अब जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो हम, आपको पता होगा अभी नए कानून बनाए गए, नए कानून पेश किए गए लोकसभा में, बनाए तो नहीं गए, पेश किए गए। वो सारे के सारे कानून पूर्णतः हिंदी में है, लेकिन अभी तक जो हम कानून पढ़ते आ रहे हैं वो सभी के सभी इंग्लिश में है, क्योंकि वो कानून हमारे नहीं है, वो कानून ब्रिटानी हुकूमत के लोगों के थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Therefore, the British rulers applied English laws in India with minor modifications suiting the Indian conditions. Indian mercantile law is no exception. It is based on the English mercantile law. However, the English mercantile law, unlike the Indian mercantile law, is not codified. इसका मतलब यह है कि जब ब्रिटिशर्स थे तो वो अपना इंग्लिश लॉ चलाते थे हमारे देश में, लेकिन इंग्लिश लॉ चलाने का मतलब ये नहीं कि जो लॉ उन्होंने अपने ब्रिटेन के लिए बनाया वो सेम लॉ नहीं यहाँ पे अप्लाई करते थे। उसमें माइनर मॉडिफिकेशन, यानी छोटे छोटे मॉडिफिकेशन करके और उसमें कुछ परिवर्तन करके नए तरीके से फ्रेम करके इंडियन लॉज को अप्लीकेबल किया जाता था। और इंडियन के जो मर्केंटाइल लॉज थे उसमें ज्यादा कोई एक्सेप्शंस नहीं थे, मतलब जो ब्रिटेन के मर्केंटाइल लॉज हैं लगभग वही मर्केंटाइल लॉज इंडिया के भी थे। आगे बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, हाउएवर द इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ लाइक द इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज नॉट कोडिफाइड। लेकिन उस समय
जो इंडियन मर्केंटाइल लॉ था वो भी कोडिफाइड नहीं था, और जो ब्रिटिश का मर्केंटाइल लॉ था वो भी कोडिफाइड नहीं था। कोडिफाइड का मतलब क्या है, मतलब एक कोड नहीं बनाया गया था, एक कंपल्सन नहीं बनाया गया था कि आपको ये सारे लॉज को फॉलो करना ही करना है। लेकिन आज ये कंपल्सरी है कि यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इन सारे लॉज को, इन रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। आई थिंक इस लेक्चर के लिए, इस सब्जेक्ट के ओरिएंटेशन के लिए इतना काफी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट में थोड़ी सी आगे की चीजें। इस लेक्चर को मेन पर्पस था बनाने का कि आपको इस सब्जेक्ट से रूबरू कराया जाए। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहला लेक्चर यही समाप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिले, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे ऐप का। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।